हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत टफ लगता है। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ाया है सब लोग यही बोलते हैं मैम ये 12th क्लास का सबसे टफ चैप्टर है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पहले चूज किया है। इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये एनसीईआरटी की बुक्स में 6th नंबर का चैप्टर है और क्योंकि मैंने आरबीएसई एमएचएससी बोर्ड सबको पढ़ाया हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला चैप्टर है। 6 मार्क्स का चैप्टर है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सीबीएसई, एचएससी और बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स में भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे चैप्टर 6 है एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग। जो लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनके लिए चैप्टर 6 है और जो लोग अपने स्टेट बोर्ड को, अपने महाराष्ट्र बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए चैप्टर 4th है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने राजस्थान में पढ़ाया, महाराष्ट्र में पढ़ाया, सब जगह पढ़ा के देख लिया, पर ये चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर ऐसा है क्या जो सबको मुश्किल लगता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे हम। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर और वन जीन, ठीक है। एक जीन का या एक कैरेक्टर का ट्रांसफर कर रहे हैं हम एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं अपन इनहेरिटेंस, या फिर दूसरे शब्दों में आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हेरिडिटी। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सेम है। क्या हो रहा है दोनों में? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इसमें हम मैम मेंडल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे? नहीं भाई, मेंडल नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे। मतलब इनहेरिटेंस में जो भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम जिन चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं उनमें कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है भाई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैं जानती हूँ इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो एक चीज के थ्रू होते हैं, वो एक मटेरियल के थ्रू होते हैं। उस मटेरियल को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। उस मटेरियल को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 टाइप का हो सकता है हमारी बॉडीज में, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। सुने सुने नाम लग रहे हैं ना, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल, जिन डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, ओके। तो डीएनए और आरएनए जिनको जेनेटिक मटेरियल कह रही हूं, जेनेटिक क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। इनको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एसिड्स के फॉर्म में होते हैं भाई, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं। न्यूक्लियक क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल के। जेनेटिक मटेरियल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। डीएनए जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए कुछ वायरसेस में एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर्स। जनरली जो हमने आरएनए पढ़े हैं, जो भी आरएनए देखे हैं, वो मैसेंजर्स की तरह, मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, मैसेंजर को की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब जिससे डीएनए और आरएनए बनते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देख, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? देखो, इसका मतलब है, यहां पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे, पॉली मतलब क्या बोला मैंने? मेनी। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में अटैच होंगे। अब मैम न्यूक्लियोटाइड्स क्या है?
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का भी क्या मैंने बोला, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे आपस में अटैच हैं, उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है। और डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन होती है। ठीक है, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं और इसके थ्रू डीएनए और आरएनए जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे बनता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के, और डीएनए और आरएनए सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो अब ये न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देखो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखो, एक तो है हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये रहा नाइट्रोजनस बेस, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस मतलब जो बेसिक नेचर का है। ठीक है, जो बेसिक नेचर का है। नाइट्रोजनस क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है हमारे पास 3 कंपोनेंट में। दूसरा है हमारे पास एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज, पेंट मतलब होता है 5, ओज मतलब होता है शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अपन ओज से प्रेजेंट करते हैं, तो ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है। ठीक है, 5 कार्बन वाली एक शुगर है जो पेंटोज शुगर है, जिसका हम यहाँ पे कौन सी शुगर यूज कर रहे हैं, पेंटोज में भी राइबोज शुगर यूज कर रहे हैं। राइबोज शुगर यूज करते हैं आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज शुगर मतलब दोनों राइबोज ही है भाई, दोनों राइबोज ही है, पर यहाँ पे डीएनए में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ चेंज किया है हमने, उसके बारे में देखेंगे। तीसरा कंपोनेंट है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा कंपोनेंट हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। तो मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है, पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो अभी तक सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है मैडम। मैंने क्या बोला, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये रहा नाइट्रोजन बेस, ये रही हमारी पेंटोज शुगर और ये रहा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह से तीनों कंपोनेंट मिलकर बना के आ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। देखो अब हम हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजनस बेस क्या है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें होता है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो है ये डबल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें डबल साइकिल होती है, रिंग्स तो होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब यहाँ पे रिंग्स हैं। रिंग्स किसकी हैं मैडम, हमारे अंगूठियां ये जो आपने पहन रखी है वैसी है क्या, नहीं भाई, देखो यहाँ पे ये एक कार्बन की रिंग बनी हुई है और ये दूसरी रिंग बनी हुई है, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये 2 रिंग्स एक साथ में अटैच हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोल रहे हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, प्यूरिन। प्यूरिन्स क्या होते हैं, डबल साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पायरिमिडीन्स कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं, देखो प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और ग्वानिन, सिर्फ 2 ही आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आते हैं। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आते हैं, ये सब इनके स्ट्रक्चर्स हैं। जो लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि वो लोग नीट के लिए या सीएसआई नेट के लिए या फिर और भी आगे कुछ आगे करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हर एक स्ट्रक्चर का जो मतलब हर एक स्ट्रक्चर
याद होना चाहिए कि वो कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमेशा इनके पास क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर है। ये एक पायरिमिडीन है, इसलिए इसके पास एक ही रिंग है और रिंग में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो एडेनिन और ग्वानिन है, एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, एडेनिन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से और यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरेसिल और थायमिन के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यूरेसिल और थायमिन के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। एक मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कंपोनेंट चेंज हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया। ठीक है, तो थायमिन और यूरेसिल लगभग सेम है। यहाँ देखो, हमने बोला है कि यूरेसिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक थायमिन जो है, थायमिन कह रहे हैं टी वाला जो है। ठीक है, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, तो एक को डीएनए में रख दिया और एक को आरएनए में रख दिया। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास पांच नाइट्रोजन बेस हो गए, एडेनिन ए, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मैं इसको याद रखती हूं AgCTU। कैसे याद रखते हैं, AgCTU। हाँ देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस में, नाइट्रोजन बेस जो है वो पेंटोज शुगर के साथ लिंक होते हैं। हमने नाइट्रोजन बेसिस पढ़े, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये पेंटोज शुगर जो हमारी 5 कार्बन की शुगर है उसके साथ आपस में लिंक्ड होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। उनका बॉन्ड का नाम क्या है, देखो इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और इससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बोला मैंने, ये नाइट्रोजन बेस है हमारा, इस नाइट्रोजन बेस के साथ मैंने एक पेंटोज शुगर को अटैच कर दिया। जब इन दोनों को आपस में अटैच किया तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, मैंने इतना डार्क कर दिया इसको, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, इस बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, शुगर जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ अटैच हुआ, कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत माइनर से बहुत छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये सबसे पहला मैंने अब तक कौन से क्वेश्चन कवर कर दिए, सबसे पहला कि नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। प्यूरिन्स में कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन्स में कौन से होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। उसके बाद कौन से दो स्ट्रक्चर्स है, कौन से दो पायरिमिडीन्स है जिनमें सिमिलरिटी है, यूरेसिल और थायमिन में सिमिलरिटी है। क्या डिसिमिलर है उनमें, क्या वो अलग अलग है, फिर वो एक मिथाइल ग्रुप का चेंज है बस। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब नाइट्रोजन बेस को पेंटोज शुगर से अटैच कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बना लेता है। और अटैचमेंट के वक्त कौन सा बॉन्ड यूज होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम सभी टाइप के न्यूक्लियोसाइड देखेंगे, क्योंकि हमने पता है कि हमारे पास 5 तरह के वो है नाइट्रोजन बेसेस हैं और उसके साथ आपको पेंटोज शुगर को अटैच करना है, तो कैसे न्यूक्लियोसाइड बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर न्यूक्लियोसाइड्स आरएनए में देखें, क्योंकि आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। कौन सी शुगर, सॉरी आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है। भाई गलत बोल दिया था, राइबोज शुगर होती है, क्योंकि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है आरएनए की फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सी है भाई, वहां पे डीऑक्सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शुगर अलग अलग हैं और यहाँ देखो, यहाँ यूरिडिन है और यहाँ पे थायमिडिन है। ठीक है, इसीलिए जब न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस को हमें शुगर के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे हमने एडेनिन को राइबोज शुगर के साथ अटैच किया तो क्या बन गया, एडिनोसिन बन गया। उसी तरह से अगर हम उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच करेंगे तो डीऑक्सी एडिनोसिन बन गया। उसके बाद ग्वानोसिन, फिर यहाँ पे
डीऑक्सीगुआनोसिन। इजी है, क्या हुआ है, नाइट्रोजन बेस लिया, उसको एनोसिन के साथ अटैच कर दिया, मतलब पेंटोस शुगर के साथ अटैच कर दिया, तो गुआनोसिन, उसके बाद ये साइटिडिन। क्योंकि साइटोसिन पहले से है इसीलिए साइटोसिन को साइटोसिन तो लिखना सही नहीं होगा, इसलिए उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, साइटिडिन कर दिया। ये हम कर रहे हैं आरएनए में, ये किसमें है, आरएनए में। यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीसाइटिडिन। उसके बाद आता है यूरिडिन, और यूरिडिन के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, डीऑक्सीथाइमिडिन। यहाँ पे देख रहे हैं आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है इसलिए यूरिडिन किया है, और डीएनए के अंदर थाइमीन होता है इसलिए डीऑक्सीथाइमिडिन किया है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड्स के नाम समझ में आ गए, हम अपने आप भी बना सकते हैं, बस हमें साइटिडिन, थाइमिडिन और यूरिडिन का याद रखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, देखो एडिनिन के साथ एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन के साथ ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया सबको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम नाइट्रोजन बेस और शुगर को तो अटैच कर ही चुके हैं, अब जब तीसरा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा कंपोनेंट जो है फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच करते हैं तो क्या बनता है। यहां फॉस्फेट ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया, इस जगह पे मैंने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप का अटैच कर दिया, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का अटैच कर दिया, तो उससे क्या बन गया ये, अब ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड बन गया है। क्योंकि हमने बोला न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होने चाहिए। तीनों जब अटैच हो जाते हैं तब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो मैं ये कह सकती हूं कि न्यूक्लियोटाइड अगर लिखे, न्यूक्लियोटाइड is equal to, nucleotide is equal to nucleoside plus phosphate, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और उसके साथ फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। डिफरेंस आता है भाई, डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, 3 कंपोनेंट से बनता है, और न्यूक्लियोसाइड 2 ही कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, क्या सिर्फ न्यूक्लियोसाइड से अपन डीएनए आरएनए बना सकते हैं, नहीं बना सकते, मुझे फॉस्फेट की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। ओके, आरएनए की बात करें तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, क्योंकि हम पेंटोस शुगर पे आ चुके हैं, हमारे दूसरे कंपोनेंट के ऊपर आ चुके हैं, दूसरे कंपोनेंट में देखें, हमारे हर जो भी आरएनए होता है उस आरएनए में ये राइबोस शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, कौन सी पेंटोस शुगर है, राइबोस शुगर है हमारे पास। इस राइबोस शुगर में ये देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन प्रेजेंट है। इन 5 कार्बन में से जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है, ये देखो ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप अटैच होता है, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ये यहाँ पे रहता है, किसमें, आरएनए में रहता है, आरएनए में रहता है। ये आरएनए में क्या है, 2' पोजीशन पे, मतलब सेकंड नंबर का जो कार्बन है वहां पे OH ग्रुप अटैच है।